वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है अ वैलेडिक्शन ऑफ वीपिंग। वैलेडिक्शन का मतलब है अलविदा कहना, रुखसत करना, यानी जुदाई के कलिमात अदा करना, और वीपिंग का मतलब है रोना। ये पोएम जॉन डन ने उस वक़्त लिखी जब वो किसी ट्रैवल पर रवाना हो रहा था, तो उस पर उसकी वाइफ यानी एन मूर बहुत ज़्यादा ज़ारो कतार रो रही थी। तो उसे कंसोल करने के लिए, तसल्ली देने के लिए उसने ये पोएम लिखी। ये पोएम 3 स्टैंजास पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टैंजास 9 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 27। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है, लेट मी पोर फोर्थ, मुझे उंडेलने दो, मुझे बहाने दो, मुझे गिराने दो, माई टीयर्स, अपने आंसू, बिफोर दाई फेस, तुम्हारे चेहरे पर। दाई से मुराद है योर, यानी उसकी जो वाइफ है जिसका नाम एन मूर है, उसके चेहरे की बात करते हुए वो कहता है कि मुझे अपने आंसू अपने चेहरे पर गिराने दो, वाइल्स्ट आई स्टे हेयर, जब तक मैं तुम्हारे पास क़याम पजीर हूँ। हेयर से मुराद है यहाँ, यानी एन मूर उसकी वाइफ के पास। तो वह कहता है कि ए एन मूर, जब तक मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, मुझे अपने चेहरे पर अपने आंसू गिराने की इजाज़त दो। फार दाई फेस कॉइंस दैम, ताकि तुम्हारा चेहरा इन पर मोहर सब्त कर दे, यानी तुम्हारा चेहरा मेरे आंसुओं पर मोहर सब्त कर दे। एंड दाई स्टैम्प दे बियर, और मेरे जो आंसू हैं, अब यहाँ दाई स्टैम्प से मुराद है यानी एन मूर की जो मोहर है, और दे से मुराद है यानी जॉन डन के आंसू। तो वो कहना ये चाहता है कि इस तरह से मेरे आंसुओं पर तुम्हारी मोहर सब्त हो जाए। एंड और बाय दिस मिंटेज, इस मोहर साजी के अमल से, दे आर समथिंग वर्थ, दे से मुराद यहाँ जॉन डन के आंसू हैं। वो कहता है कि तुम्हारी मोहर साजी के अमल से मेरे आंसुओं की कदर व कीमत में इजाफ़ा हो जाएगा, मेरे आंसू अपनी कदर दुगनी कर लेंगे। फार दस दे बी प्रेगनेंट ऑफ दी, और मेरे आंसू तुम्हारी वजह से काबिल कदर हो जाएंगे और तुम इसमें भर जाओगी, यानी मेरे आंसू तुम्हारे इमेज से, तुम्हारे तसव्वुर से भरे हुए होंगे। प्रेग्नेंट का मतलब है फुल ऑफ होना, किसी चीज़ से सैराब हो जाना, लबरेज हो जाना, भर जाना। तो वह कहता है कि मेरे आंसुओं में तुम्हारी ही शबी होगी, मेरे आंसू तुम्हारी शबी, तुम्हारे तसव्वुर और तुम्हारे अक्स से भरपूर होंगे, यानी मेरे आंसुओं में तुम्हारा अक्स दिखाई देगा। फ्रूट्स, ये समरात हैं, ये फल हैं, ये नताइज हैं ऑफ मच ग्रीफ, उस बहुत ज़्यादा गम और अफसुर्दगी के। दे आर, यानी दे से मुराद है उसके आंसू। वो कहता है कि जो ये मेरे आंसू हैं, ये तुम्हारी जुदाई में जो मुझे गम मिल रहा है उसके नताइज या उसके समरात हैं। एम्बलम्स ऑफ मोर, एम्बलम का मतलब है अलामत या निशानी, और ये मज़ीद गमों की निशानी है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे आंसू निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा मज़ीद गम, परेशानियाँ और दुख आने वाले हैं। व्हेन अ टीयर फॉल्स, जब एक आंसू गिरता है, दैट दाउ फॉल्स विच इट बोर, तो इसके साथ तुम भी गिर जाती हो, क्योंकि ये जो आंसू हैं इनमें तुम समाई हुई हो। तो जब चूँकि मेरे आंसुओं में तुम समाई हो, इसलिए जैसे ही मेरा आंसू गिरता है, तो चूँकि इसके अंदर तुम होती हो, तो साथ तुम भी गिर जाती हो। सो दाउ एंड आई आर नथिंग देन, लिहाजा तुम और मैं कोई हैसियत नहीं रखते। व्हेन ऑन आ डाइवर्स शोर, डाइवर्स यानी सेपरेट, अलहदा अलग, शोर यानी किनारा। जब तुम और मैं अलग अलग किनारों पर मौजूद होते हैं, तो हम दोनों अपनी कदर खो देते हैं, यानी हम दोनों की कदर एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में है, जुदाई में हमारी दोनों की कदर ख़त्म हो जाती है। सेकंड स्टेंजा में वो कहता है, ऑन आ राउंड बॉल, एक गोल गेंद पर, अ वर्कमैन, एक नक्शा नवीस, दैट हैथ कॉपीज़ बाय, जिसके पास नक्शों की नकूल हैं, जो अपने पास नक्शों की नकूल रखता है। कैन ले एंड यूरोप, अफ्रीक एंड एशिया, वो उस गेंद के ऊपर यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे बरआज़मों के
नक्शे बना देता है। एंड क्विकली और तेज़ी से मेक दैट विच वॉज नथिंग, वो कुछ बना देता है जो कि पहले मौजूद नहीं होता। ऑल, वो तमाम चीज़ें बना देता है। सो लिहाजा डथ ईच टीयर, मेरा हर आंसू विच दी डथ वियर, जिसने तुम्हें ज़ेबेतन किया हुआ है, यानी मेरा हर वो आंसू जिसके इर्द गिर्द सिर्फ तुम ही समाई हुई हो। अ ग्लोब, उसकी हैसियत एक ग्लोब की सी है, एक नक्शे की सी है, ये वर्ल्ड जिस पर ये पूरी दुनिया कायम है। बाय दैट इम्प्रेशन ग्रो, और उस पर तुम्हारा ही तासुर, तुम्हारा ही अक्स नमूदार होता है। टिल दाई टीयर्स मिक्सड विद माइन डू ओवरफ्लो, और जब तुम्हारे आंसू मेरे आंसुओं से मिक्स हो जाएं, ये दोनों आंसू आपस में मिल जाएं, तो ये लबरेज हो जाएंगे और इससे पूरी दुनिया सैराब हो जाएगी। दिस वर्ल्ड, ये पूरी की पूरी दुनिया को सैराब कर देंगे। बाय वाटर्स सेंट फ्रॉम दी, वो आंसू जो तुम्हारी तरफ से आए हैं। माई हेवन डिज़ॉल्व्ड सो, वो मेरी जन्नत को तबाह कर देंगे, यानी वो मेरी खुशियों को तबाह कर देने के लिए काफ़ी हैं। यानी जब भी मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ और नई नई दुनियाओं को दरियाफ़्त करूँगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारे आंसू मेरे सामने आते हैं तो मेरी पूरी की पूरी दुनिया को लबरेज़ कर देते हैं। मेरी दुनिया में एक सैलाब बपा हो जाता है और इससे मेरी जन्नत यानी मेरी तमाम खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद थर्ड स्टेंजा में वो कहता है, ओ मोर दैन मून, ए चाँद से ज़्यादा खूबसूरत एंड मूर, ड्रा नॉट अप सीज़, समुद्रों के पानी को ना खींचो, यानी चाँद जो है इसकी रोशनी समुंदर के पानी पर असरअंदाज होती है, इससे मद्दोजज़र पैदा होता है। तो वह कहता है चूँकि तुम चाँद से ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए समुद्रों की लहरों को अपनी तरफ ना खींचो, यानी समुंदर में तगयानी पैदा ना करो। यानी उसकी आँखों का जो समुंदर है जिसमें बहुत से आंसू छुपे हुए हैं, वो कहता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी आँखों का समुंदर उमड़ आता है और मेरी आँखें छलक पड़ती हैं, इतने ज़्यादा आंसू निकलते हैं जैसा कि कोई समुंदर बह रहा है। टू ड्राउन मी इन द स्फीयर, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी आँखों का समुंदर छलक पड़े और इससे इतना ज़्यादा पानी निकले कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो मेरा हाला या मेरा जो दायरा बना हुआ है या मेरा जो मदार बना हुआ है, उसी के अंदर अंदर रहते हुए मैं गर्क हो जाऊं। यानी ऐसा ना हो कि मैं अपने ही आंसुओं के समुंदर में डूबकर गर्क हो जाऊं और जिस मदार के गिर्द मैं गर्दिश करता हूं वो तुम्हारा मदार है, उसी के अंदर मैं कहीं गर्क होकर डूब ना जाऊं। वीप मी नॉट डेड, मुझे इतना मत रुलाओ कि मेरी मौत वाक़ई हो जाए, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। इन धाइन आर्म्स, तुम्हारी बाहों में, मुझे इतना मत रुलाओ कि मैं रोता हुआ तुम्हारी बाहों में इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। बट फॉरबियर टू टीच द सी, बल्कि समुंदर को ये सिखाओ, व्हाट इट मे डू टू सून, कि ये बिला ताख़ीर बहुत जल्दी कैसे ये काम सरअंजाम दे सकता है। लेट नॉट द विंड, उस हवा को जो कि तुम्हारी आहों और सिसकियों की शक्ल में तुम्हारे अंदर से बाहर आती है, एग्ज़ाम्पल फाइंड, उसे मिसाल मत बनने दो। आहों और सिसकियों के ज़रिए, जो सांसों के ज़रिए जो हवा तुम्हारे अंदर से बाहर आती है, उसे मिसाल मत बनने दो। टू डू मी मोर हार्म, कि मुझे वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, दैन इट प्रपोज्ड, जितना कि इसका इरादा है। यानी अपनी आहों को ऐसी मिसाल ना बनने दो कि वो मुझे इरादे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि दाओ एंड आई साई, तुम और मैं आहें भरते हैं, सिसकियाँ लेते हैं, वन अनदर्स ब्रीथ, एक दूसरे की सांस में। यानी जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो मेरी सांस उखड़ती है, जब मैं सिसकियाँ लेता हूँ तो तुम्हारी सांस उखड़ जाती है। हुएवर साइज मोस्ट, अब इस तरह से हम दोनों में से जो ज़्यादा सिसकियाँ लेगा, जो ज़्यादा आहें भरेगा, इस क्रूलेस्ट, वो ज़ालिम तरीन होगा। एंड हीस्ट्स द अदर्स डेथ, और वो दूसरे की मौत की वजह बनेगा। क्योंकि जब एक रोता है या आहें भरता है तो दूसरे की सांस उखड़ जाती है। तो इसलिए जो ज़्यादा सिसकियाँ भरेगा, जो ज़्यादा रोएगा, जो ज़्यादा मातम करेगा, वो उतना ही ज़ालिम होगा, क्योंकि वो दूसरे की मौत का सबब बनेगा। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम में राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, जैसा कि A B B A C C D D D, यानी
फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और सिक्स लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फोर्थ और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वर्थ, फोर्थ वर्थ। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है हेयर और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है बेयर, हेयर बेयर। इसी तरह से फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बी, सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है दी, बी धी। इसी तरह से सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मोर, एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बोर और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है श्योर, मोर बोर श्योर। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में बॉल, ऑल, ले, एजिया, यहाँ पर इसने राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया, ले और एशिया में राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई। इसके बाद टीयर, वियर, इसके बाद ग्रो, ओवरफ्लो, पुरसो। इसके बाद थर्ड स्टेंजा में मून, सून, स्फीयर, फॉरबियर, विंड, फाइंड। यहाँ उसने स्लांट राइम यूज़ की है। स्लांट राइम का मतलब है कि जहाँ वॉवल लेटर्स सेम हो लेकिन उनकी साउंड डिफरेंट हो, विंड, फाइंड। नेक्स्ट है प्रपोज्ड, ब्रेथ, डेथ। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में फार और फेस दोनों एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में ही अगेन दाए, देम, दे। लाइन नंबर 4 में दिस, दे। लाइन नंबर 5 में दस, दे। लाइन नंबर 11 में कॉपीज़, कैन। लाइन नंबर 16 में ग्लोब, ग्रो। लाइन नंबर 17 में टिल, टीयर्स। लाइन नंबर 17 में अगेन मिक्स्ड माइंड। लाइन नंबर 18 में दिस, दी। लाइन नंबर 18 में अगेन वर्ल्ड, वाटर्स। लाइन नंबर 18 में अगेन सेंट, सो। लाइन नंबर 19 में मोर, मून। लाइन नंबर 20 में ड्रा, ड्राउन। लाइन नंबर 20 में अगेन सीज, स्फीयर। लाइन नंबर 22 में टू, टीच। लाइन नंबर 22 में अगेन सी, सून। लाइन नंबर 25 में मी, मोर। लाइन नंबर 26 में सिंस, साई। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक जैसे कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में माए, दाई, ये दोनों अल्फाज वाई लेटर पर एंड हो रहे हैं और ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में फार, बियर। लाइन नंबर 7 में ऑफ, ग्रीफ। लाइन नंबर 9 में देन, व्हेन। लाइन नंबर 11 में वर्कमैन, कैन। लाइन नंबर 12 में एन, एंड। लाइन नंबर 18 में वर्ल्ड, डिज़ॉल्व्ड। लाइन नंबर 21 में नॉट, बट। लाइन नंबर 27 में मोस्ट, क्रूएलेस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वॉवल लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो नेबरिंग वर्ड्स में एक जैसे वॉवल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में एंड और आर, इन दोनों के शुरू में ए लेटर यूज़ किया गया है जो कि वॉवल है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में ऑफ, मोर। लाइन नंबर 12 में एन, अफ्रीक एंड एशिया। लाइन नंबर 13 में एंड, वॉज, ऑल। लाइन नंबर 16 में ग्लोब, वर्ल्ड, ग्रो। लाइन नंबर 17 में मिक्स्ड, विद। लाइन नंबर 18 में डिज़ॉल्व्ड, सो। लाइन नंबर 19 में ओ, मोर, मून। लाइन नंबर 21 में वीप, मी। लाइन नंबर 22 में डू, टू, सून। लाइन नंबर 25 में टू, डू। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है डायरेक्ट किसी को मुखातब करना। तो ये पूरी की पूरी पोएम अगर हम देखें तो पोइट ने अपनी वाइफ यानी एन मूर को एड्रेस करते हुए लिखी है। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है किसी को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करना, यानी किसी की तारीफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। तो इस पोएम में पोइट ने अपने और अपनी वाइफ यानी एन मूर दोनों के आंसुओं को बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट किया है, उन्हें बहुत से अलकाबात दिए हैं, तो इस तरह से ये हाइपरबॉल है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप्ड कहते हैं। अब हम वापस आते हैं एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोएम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहते हैं लेट मी पोर फोर्थ, मुझे अंडेलने दो, मुझे गिराने दो। क्या चीज़? वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 2 में कहता है माई टीयर्स बिफोर दाई फेस वाइल्स आई स्टे हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे अपने आंसू तुम्हारे चेहरे पर गिराने दो।
उसके बाद लाइन नंबर 10 और 11 भी रन ऑन लाइन है, जैसा कि वो कहता है ऑन अ राउंड बॉल, यानी एक गोल गेंद के ऊपर क्या होगा नेक्स्ट, यानी लाइन नंबर 11 में कहता है अ वर्कमैन दैट हैथ कॉपीज बाय, एक ऐसा शख्स जिसके पास नक्शों की नकूल हों, कैन ले, वो कर सकता है, क्या कर सकता है, वो लाइन नंबर 12 में बताता है एंड यूरोप अफ्रीक एंड एशिया, यानी वो यूरोप अफ्रीका और एशिया का नक्शा बना सकता है। नेक्स्ट है कंसीट। कंसीट का मतलब है एक्सटेंडेड मेटाफर और फार फैचिंग मेटाफर। अगर हम इस पॉइंट के स्टैंजा नंबर 2 को देखें तो इसमें पॉइंट ने बॉल की कंसीट यूज़ की है जिसको वो ग्लोब से तशबीह दे रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को इंसानी खसूसियत अता करना, जैसा कि वो लाइन नंबर 22 में कहता है टू टीच द सी व्हाट इट मे डू टू सून, कि समुंदर को सिखाओ कि कैसे बिला ताखीर ये काम किया जा सकता है। अब सिखाना और सीखना ये प्रोसेस ह्यूमन ट्रेट है जो कि उसने सी यानी समुंदर के लिए यूज़ की है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग का मतलब है कि अगर एक ऐसी लाइन यूज़ की जाए जिसको बाद में आहिस्ता आहिस्ता एंड तक एलेबोरेट किया जाए तो ये फोरशैडोइंग है, जैसा कि लाइन नंबर 9 में वो कहता है सो दाओ एंड आई आर नथिंग देन व्हेन ऑन आर डाइवर्स शोर, अगर तुम और मैं एक अलग अलग किनारे पर मौजूद हों तो हम दोनों की कोई कदर नहीं होगी। इसी बात को वो आखिरी लाइन तक प्रूव करने की कोशिश करता है। अगर हम इस पोइम का थीम देखें तो इसमें सेपरेशन ऑफ लवर्स है, जब दो लवर्स आपस में सेपरेट होते हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, इस पर पोइट ने रोशनी डाली है। इस पोइम को हम जॉन डन ही की पोइम अ वैलेडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग, सॉन्ग स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो और इसके साथ साथ द गुड बारो, इन तीनों पोइम्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इन तीनों पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल की जॉन डन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें और इसके साथ साथ इन तीनों पोइम्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।